जीएस फॉर ऑल के इतिहास की इस क्लास में आपका स्वागत है। हम संगमकालीन क्षेत्रों को देख रहे हैं, जिसमें आपने तीन तीन संगम को मदुरई में देखा। पहला संगम तन्मदुरई, जिसका मदुराही का ही नाम है। दूसरा संगम जो कपाटपुरम और तीसरा मदुरई में हुआ है। लेकिन दो संगम पौराणिक माने जाते हैं, जबकि तीसरा संगम इतिहासकारों के द्वारा मान्यता प्राप्त है। और संगम में ही बहुत से साहित्यों का संकलन हुआ, जिसमें आपने एटेड गोही वगैरह को देखा था। अब आइए हम इस संगम कालीन क्षेत्र में प्रमुख तीन शासक थे, इन राजवंश शासन कर रहे थे। अगर देखा जाए तो उत्तर और पूर्व के भाग में चोलों का साम्राज्य था, और दक्षिण पश्चिम में यदि देखा जाए तो चेर का, जहां आज केरल स्थित है, और जबकि दक्षिण पूर्व की ओर देखा जाए तो वो पांड्य का शासन था। और पांड्य राजाओं के ही संरक्षण में तीन संगम का आयोजन किया गया था। तो यहां लिख भी दिया गया है, उत्तर पूर्व में चोल का भाग है, दक्षिण पूर्व में पांड्य और दक्षिण पश्चिम में चेर का भाग है। और यहाँ उत्तर पूर्व में जो चोल का भाग है उसको पेन्नार नदी से लेकर दक्षिणी वेल्लार नदी तक के का क्षेत्र है। इसमें आप देख सकते हैं, देखिए चोल के क्षेत्र को देखा जाए तो पेन्नार नदी है, और यहाँ वेल्लार नदी है, दक्षिणी वेल्लार नदी। तो उड़ैयूर कावेरी नदी ये यहाँ है, यहाँ देखिए पुदेकू है, और कावेरी पट्टनम है। तो ये प्रमुख क्षेत्र थे उस समय। और यह उस चोल का वर्णन हो रहा है जो कि जिसे रॉयल चोल या राजसी चोल कहा जाता है। और अगर देखा जाए तो मध्यकालीन इतिहास में फिर चोल को पढ़ा जाएगा, जो विजयालय के द्वारा स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसका सबसे प्रतापी शासक करिकाल था। इसी राजसी चोल के अंतर्गत देखा जाए तो एक एलाड़ा प्रमुख शासक हुए, जिन्होंने श्रीलंका पर पहली बार आक्रमण किया था। तो यहाँ पे देखिए इसका सबसे प्रतापी शासक करिकाल था। यह ब्राह्मण धर्मावलंबी था। पत्तिन पलय एक ग्रंथ है, मतलब साहित्य है, तमिल साहित्य, जिसमें करिकाल के जीवन एवं सैन्य अभियान को दर्शाया गया है। और संगम साहित्य की विभिन्न कविताओं में वेन्नी युद्ध का उल्लेख है, जिसमें करिकाल ने चेर एवं पांड्य राजाओं सहित 11 शासकों को पराजित किया था। करिकाल ने पुहार या कावेरी पत्तनम नामक शहर की स्थापना की थी, और अपनी राजधानी उड़ैयूर से कावेरी पत्तनम स्थानांतरित किया था। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए इस क्षेत्र को गौर से देखिए, यह उड़ैयूर है और ये कावेरी पत्तनम है। तो राजधानी उड़ैयूर से लेकर कावेरी पत्तनम ले गया था, और इसने कावेरी नदी पर बांध का निर्माण करवाया था एवं सिंचाई के लिए नहरों का भी निर्माण करवाया था। पेरुन्ना नुन्नु पादे, मतलब पेरुन्ना नुन्नु भी कहा जाता है, पेरुन्ना नुन्नु पादे भी कहा जाता है, में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। जैसे सप्त स्वर संगीत के होते हैं, सा रे गा मा पा धा निशा, तो उसका यह विशेषज्ञ बताया गया है। और अब आइए दूसरा देखा जाए, चेर राज्य जो वर्तमान केरल का राज्य है, और इसके शासक में प्रमुख शासक में देखिए नाम आता है उदयनजिरल। इन्होंने 130 ईस्वी में शासन किया था इस क्षेत्र पर। और दूसरा देखिए नेदुनजिरल, इन्होंने 155 ईस्वी में शासन किया था। और तीसरा जो शासक है, उनका प्रमुख शासक में सेन गुटवन का नाम है, और इन्होंने 180 ईस्वी में शासन किया था। और इन्होंने अधिराज की उपाधि धारण की थी, और पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय भी इन्होंने प्रारंभ किया था। और इन्हें सेन गुटवन को लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के भाई इलिंगो अडिगल थे, जिन्होंने शिल्पाधिकारम की रचना की थी, जैसा कि आप पिछली कक्षा में पढ़े थे। पांड्यों का राज्य कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित है, और राजधानी मदुरा थी। तो यहाँ मैप पर आप देख सकते हैं, इसकी राजधानी मदुरा, और यह कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित है पांड्यों का राज्य। और इसमें नेदुजेलियन पांड्य राजाओं में सर्वाधिक शक्तिशाली था। ये 210 ईस्वी के करीब करीब शासन किया ये। और इसका पहला उल्लेख है, यानी पांड्यों का पहला उल्लेख मेगास्थनीज ने अपने विवरण में दिया है। और देखिए इसे मोतियों के लिए यह राज्य प्रसिद्ध था, ऐसा मेगास्थनीज ने कहा था। देखा जाए तो नल्लिव कोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य राजा था। तो याद रखिए नल्लिव कोडन का नाम।
अब यहाँ पर देखिए कुछ शब्दावली है जो प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें उस समय तमिल साहित्य में इसके नाम आते हैं और तमिल में इसको क्या कहा जाता है, राज्य को मंडल कहा जाता था इन क्षेत्रों पर। और पेरुनल था, पेरुनल शब्दावली यदि दिया है तो इसका अर्थ होता है राजा का जन्मदिन। तो राजा के जन्मदिन पर उत्सव मनाया जाता था, इसी कारण इसका पेरुनल नाम दिया गया है। अमाईचान या अमाईचान ये मंत्री को कहा जाता था। जैसे आप मौर्य काल में देखें अमात्य का अर्थ मंत्री होता है। और नालवय जो है राजसभा को कही जाती थी जो कि राजधानी में ही स्थित होती थी। और देखिए मनम जो है राजा का न्यायालय होता था। जैसा कि आप जानते हैं कि राजतंत्र में राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश माना जाता था, ये राजा का ही फैसला अंतिम होता था, तो ये राजा का न्यायालय मनम कहलाता था। और चोरी और व्यभिचार जैसे अपराध के लिए उस समय मृत्यु दंड का प्रावधान था और झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। आइए इसको संगम युग में तत्कालीन साहित्य में जो शब्दावली दी गई है उसको हम जाने, इससे भी प्रश्न आते हैं। जैसे देखिए सेनापति को एक उपाधि दी जाती थी जिसको अनाड़ी कहा जाता था, तो एनआरडी या अनाड़ी की उपाधि सेनापति को प्रदान की जाती थी। और तुसी जो है सेना की अग्र टुकड़ी को कहा जाता था। मतलब अगर देखा जाए तो फोर्स में जो सबसे अग्रिम पंक्ति में चलने वाले जो सैनिक होते थे उनको तुसी कहा जाता था। और सेना में भर्ती होने वाले धनी कृषक वेल्लाल कहा जाता था। तो वेल्लाल यह शब्द आगे चल के दक्षिण भारत में प्रसिद्ध हुआ, यानी धनी जमींदार वेल्लाल कहलाने लगे। और देखिए अगला नडुक्कल या वीरक्कल जो है ये वीर गति प्राप्त करने वाले सैनिकों की पत्थर की मूर्तियां लगाने की परंपरा थी। इसी को नडुक्कल या वीरक्कल कहा जाता था, इन्हीं मूर्तियों को, तो ध्यान रखिएगा। वट किरुतल जो होता था, युद्ध में पराजित राजा जब अमरण अनशन मतलब एक प्रकार से अनुष्ठानिक कार्य करता था और अपने जीवन को त्याग देता था, तो ऐसी ही मृत्यु जो प्राप्त होती थी उसको वट किरुतल कहा जाता था। तो ध्यान रखिए वट किरुतल शब्दावली को। संगम काल में यानी चेर, चोल और पांड्य का जो क्षेत्र था वहां सेना चतुरंगनी हुआ करती थी, यानी अश्व, रथ, गज, पैदल सिपाही होते थे सेना में, तो ये ध्यान में रखिए। और युद्ध में बंदी स्त्रियों को दासी बनाकर उनसे मंदिर में दीपक जलवाया जाता था, यानी वो देवदासी का कार्य करती थी। संगम साहित्य में दास प्रथा का प्रमाण नहीं मिलता है, तो ये ध्यान रखना है आपको, पूछा जा सकता है असर्शन रीजन में, क्या एक स्टेटमेंट दे देगा संगम साहित्य में दास प्रथा प्रचलित थी, नहीं थी, दोनों में से कौन सही है, तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। अब देखिए दास प्रथा का अगर समुचित उल्लेख भारत में देखा जाता है तो स्मृति साहित्य में नारद स्मृति में मिलता है जो कि गुप्तकालीन रचना है, इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए राजा अपने आवास की सुरक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था, ये भी आप ध्यान में रखिए। जैसे आपने मौर्य वंश में देखा था चंद्रगुप्त मौर्य के अंगरक्षक के रूप में स्त्रियां काम करती थी और समय जानने के लिए उस समय जल घड़ी का प्रयोग होता था, तो ये भी तथ्य ध्यान में रखिए। अब कर के बारे में देखिए टैक्सेशन सिस्टम कैसी थी, तो भूमि कर यानी राज्य के आय का मुख्य स्रोत अगर देखा जाए तो भूमि कर ही हुआ करती थी, जो नगद अनाज या उपज का 1/6 भाग हुआ करती थी। लेकिन कभी कभी इसमें बढ़ोतरी भी किया जाता था, के लिए सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी, मतलब टोल टैक्स रहता था व्यापारियों के लिए और सीमा शुल्क भी लिया जाता था। और व्यापारी वर्ग जो थे वेनिगर कहलाते थे, यानी व्यापारी के लिए वेनिगर टर्म आया है। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय देखा जाए तो संगम काल में ही माना जा सकता है और इसमें यह वर्ग सर्वश्रेष्ठ वर्ग के रूप में जाना जाता है। और संगम कालीन ब्राह्मण मांस एवं सुरा यानी मदिरा का सेवन करते थे, तो ये ध्यान रखिएगा। और ब्राह्मणों के बाद मुख्य स्थान वेल्लार वर्ग का था। जैसा कि आप जाने वेल्लार जो होता है धनिक किसान को कहा जाता था जो सैनिक कार्य भी करते थे और इसके प्रमुख को वेलीर कहा जाता था। खेती करने वाले मजदूर कडेसियर कहलाते थे, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये 3 शब्दावली है। वेल्लार जो धनिक किसान होते थे उन्हें वेल्लार कहा जाता था, जो बाद में चल के जमींदार बन गए ब्रिटिश काल में। और वेलीर जो हो गए वे प्रमुख कहलाते थे, वेल्लार के प्रमुख को वेलीर कहा जाता था और खेत में काम करने वाले मजदूर थे उसको कडेसियर कहा जाता था, ये ध्यान में रखिए। कुछ और शब्द है देखिए उस पर, पुलैयन, तो पुलैयन एक्चुअल पशु
चर्म का काम, यानी मतलब वे पशु चर्म का जो काम करते थे, पशु की मृत्यु होने के बाद उसके चमड़े को निकाल के बहुत सी वस्तु बनाने का काम पशु चर्म का काम कहलाता है। ऐसे चर्मन व्यवसाय वैदिक काल में कहा गया है। तो पशु चर्म का काम करने वाले और रस्सी बुनने का काम करते थे। इसी से ये चटाई और चारपाई तैयार करते थे। तो ध्यान रखिएगा, पुलैयन जो शब्द है वो चटाई बुनकर लोग थे, या फिर आप कह सकते पशु चर्मन का व्यवसाय करते थे। और एनियर जो हो गया वह शिकारियों का समूह कहलाता था, मतलब शिकारियों की जो जनजाति थी उसको एनियर कहा जाता था। और मलवर जो है ये लूटपाट करने वाली जाति थी। तो ध्यान में रखना है 3 वर्ड को। अब देखिए, और कौवे को शुभ संकेत माना जाता था। देखिए, कौवे को संगम काल में शुभ माना जाता था और यह अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। जैसा कि भारतीय परंपरा में है, कौवा अगर सुबह बोल रहा है तो समझिए कोई अतिथि आएगा। ठीक है। कौवे सही दिशा का भी बोध कराते थे, यानी एक तरफ से ये बायो इंडिकेटर के रूप में काम कर रहे हैं, मतलब ये दिशा का भी बोध कराते थे। इसलिए सागर के मध्य चलने वाले जहाजों में उन्हें ले जाया जाता था ताकि सागर में दिशा का सही ज्ञान हो। और वीरगल या वीर प्रस्तर 2 वर्ड है, इसमें समाधियों पर पत्थर लगाने की परंपरा थी। शायद सैनिकों के सम्मान में यह लगाया जाता था, और खासकर आम आदमी में तो उतना नहीं, लेकिन फिर भी सैनिकों के शहीद होने पर उनके सम्मान में वीरगल या वीर प्रस्तर लगाया जाता था और इसकी पूजा भी की जाती थी। ध्यान रखिएगा। संगम काल में चोलों के समृद्ध होने का मूल कारण उनका वस्त्र उद्योग था। तो चोल क्षेत्र में, तटीय प्रदेशों में देखा जाए तो वस्त्र उद्योग काफी फले फूले थे। अब देखिए क्या, पांड्यों का प्रमुख बंदरगाह कोरकई और सालियूर था, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। और कोरकई जो है मोती के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत को यदि देखा जाए तो ये मालाबार तट है, यानी केरल के पास से, और ये कोरोमंडल तट है, और ये उत्तरी श्रीकार है, जैसा कि आप भूगोल में देखें, भारत के भूगोल में। और यहाँ पर देखिए, यदि गौर कीजिए तो ये क्षेत्र है पुडुकै, और इसी से 3 किलोमीटर दूरी पर अरिका मेडु है। कोरोमंडल तट के पास से चोल के जो साम्राज्य थे, यानी मतलब रॉयल चोल की बात हो रही है, उस समय के चोल की, संगमकालीन चोल की। तो कोरोमंडल तट में पुडुकै बंदरगाह से 3 किलोमीटर की दूरी पर अरिका मेडु है, जो कि आज पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर खुदाई के दौरान, यानी 1945 में इसकी खुदाई हुई थी, और वहां से एक रोमन बस्ती प्राप्त हुई, और वहां से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इन लोगों का व्यापार, यानी चोलों का व्यापार रोम से, तत्कालीन रोम से था। तो यहाँ पर देखिए, अरिका मेडु की 1945 में खुदाई से एक रोमन बस्ती का पता चला है। यहाँ मनके के निर्माण का कारखाना था। मनके एक प्रकार की कार्नेनियन मोती होती थी, और इससे माला बनाई जाती थी, इसका एक्सपोर्ट होता था यहाँ से। तो यहाँ मनके के निर्माण का कारखाना था। पेरिस प्लस ऑफ द एथियन सी में अरिका मेडु को पोडके या पुडके कहा गया है, समझिए ना। वर्तमान में इसे पुदुचेरी कहा जाता है, और यहीं से बड़ी मात्रा में रोमन सिक्के मिले हैं। ये फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, किस क्षेत्र से रोमन सिक्के बड़े मात्रा में प्राप्त हुए हैं। तो ये देखिए, मुरुगन तमिल देश के प्रमुख देवता है। वर्तमान में इनका नाम सुब्रमण्यम हो गया। जैसे आप वैदिक कालीन देवता में देख सकते हैं, पहले ऋग्वैदिक काल में प्रजापति कहा जाता था, और उत्तर वैदिक काल में वही विश्वकर्मा हो गए। तो ध्यान में रखना है आपको, शिल्पियों के देवता। और इसी प्रकार मुरुगन को सुब्रमण्यम अब कहा जाता है, और स्कंद कार्तिकेय से संबंधित है, यानी हिंदू देवी देवताओं में शिव पार्वती के पुत्र के रूप में स्कंद कार्तिकेय का नाम आता है। और यदि तमिल भाषा में अनुवाद इसका देखा जाए तो स्कंद का अर्थ कुमार होता है, और तमिल में इसे ही मुरुगन कहा जाता है। ठीक है। और मुरुगन जो थे, उन्हें पर्वत पर क्रीड़ा करने में, यानी मतलब पर्वत पर खेलने में उन्हें आनंद आता था, जैसा लिखा गया है। और मुरुगन का प्रतीक मुर्गा है, समझे ना। और अस्त्र इनका बर्छा, तो ये ध्यान में रखिएगा। और कुड़वस नाम की जो जनजातीय महिला थी, यानी स्त्री थी, मुरुगन की पत्नी मानी जाती है। यानी मुरुगन की जो पत्नी है वो कुड़वस नामक जनजातीय देवी है, जिसको देख सकते हैं आप। और अगर देखा जाए तो वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण तमिल कवियों को ज्ञात था,
मतलब जैसे वर्ण क्रम में जो 4 वर्ण है वैदिक कालीन, वो तमिल कवियों को मालूम था। और अनुकूल जो है वो जादुई शक्तियों से संबंधित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संगम काल में भी जादू टोना का प्रचलन था। जैसा कि अथर्ववेद जो आप पढ़े हैं उसमें जादू टोने के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। जो संगम के पुराने एपिसोड को ना देखें वो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख लें। और संगम 2 पार्ट में आपका पूर्ण हुआ। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त। फिर हम कल मिलते हैं।